हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी विद सुमित्रा। मैं सुमित्रा रोज़ आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो मैंने सीसेट स्ट्रेटजी के लिए तैयार किया है कि किस प्रकार हम यूपीएससी प्री के पेपर सेकंड जो सीसेट का होता है, सीसेट की तैयारी कर सकते हैं और इसमें क्या क्या मैटर होता है और किस प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सीसेट स्ट्रेटजी इन हिंदी, यानी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो सीसेट की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए है। आगे देखते हैं। तो सीसेट में होता क्या है, सबसे पहले आता है बोधन। अब ये बोधन क्या होता है, देखिए। बोधन सीसेट पेपर 2 में एक टॉपिक के रूप में बोधन का 30 से 35% के लगभग महत्व है। यानी इस बोधन से रिलेटेड क्वेश्चन कितने आते हैं, 30 से 35%, यानी 100 क्वेश्चंस में से 30 से 35 क्वेश्चन है वो इस बोधन से रिलेटेड आते हैं। तो क्या हुआ, अतः यह सीसेट पेपर 2 के लिए सर्वाधिक स्कोरिंग खंड है, पार्ट है, और इसके लिए हमें किसी तरह के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। ये इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पैराग्राफ दिए जाते हैं और उनके नीचे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स बताने होते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, या फिर गलत भी पूछ लेते हैं। लेकिन इस खंड के लिए सही दिशा में किया गया अभ्यास लाभकारी होता है। अभ्यास से अभ्यर्थी लेखक की मौखिक अभिव्यक्तियों में निहित तर्कों को समझने में सक्षम बन पाता है तथा अपने निष्कर्षों और उद्धरण में दी गई सूचनाओं के मध्य तारतम्य स्थापित कर पाता है। अभ्यास से ही प्रश्न को समझने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि पैराग्राफ के लिए आप जितना अभ्यास करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना ही आपको वो प्रॉफिट देगा, जो अत्यंत आवश्यक। उदाहरण के लिए वर्ष 2020 एवं 21 में पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में विभिन्न तकनीकी शब्दों यथा सबसे निर्णायक अनुमान, इन्फेरेंस, तार्किक उपनिगमन, कोरोलरी तथा तार्किक और युक्तिपूर्ण पूर्व धारणा, अजम्पशन इत्यादि की स्पष्ट जानकारी अभ्यर्थी को होनी चाहिए। यानी कुछ तार्किक शब्द भी आते हैं उसमें। अब क्या होता है, अभ्यर्थी अपने अभ्यास के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र, कला, पर्यावरण, दर्शन शास्त्र या साहित्य में से परिच्छेद एवं उस पर आधारित प्रश्नों का चयन कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जीएस में लगभग पार्ट तो अपन जीएस में पढ़ लेते हैं और कुछ एक अभ्यास से हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रिवीजन। इस पार्ट का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आगे डालूंगी अगले वीडियो में। आगे आता है आधारभूत गणना, जिसे हम सब जानते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप अवश्य जानते होंगे आधारभूत गणना, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है, इस खंड में संख्या तथा उनके आपसी संबंधों, परिणाम अथवा जटिलता, कर्म आदि विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। इन प्रश्नों का प्रसार सांख्यिकीय गणनाओं से लेकर अंक गणितीय तार्किक समस्याओं, आरेखों तथा तालिका अध्ययन, प्रतिशत, परसेंटेज विश्लेषण एवं मात्रात्मक विश्लेषण संबंधी प्रश्नों तक होता है। इसमें हमें गणितीय समस्याओं को सुलझाने हेतु गणितीय सूत्रों की अपेक्षा तार्किक गणितीय विश्लेषण की आवश्यकता होती है। संक्षेप में कहा जाए तो इन प्रश्नों के माध्यम से कम समय में छात्रों द्वारा दिए गए आंकड़ों को तीक्ष्णतापूर्वक विश्लेषण करने की क्षमता का प्रश्न किया जाता है। यानी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप
उन क्वेश्चंस को सोल्व तो कर सकते हो, बट उन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कैसे सोल्व कर सकते हो, ये सीखना ज़रूरी है इसमें। इसके बाद होते हैं आधारभूत गणना को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, और ये 5 खंड कौन कौन से हैं ये अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट है सांख्यिकीय अभिसमता। सांख्यिकीय अभिसमता सॉरी एक प्रशासनिक सेवक को अंकों, उनके आपसी संबंधों तथा उनके अनुप्रयोगों की समझ होना आवश्यक है, क्योंकि इससे उन्हें विभिन्न आंकड़ों की गणना करने अथवा लेखा चित्रों का विश्लेषण करने और कई प्रकार के अन्य लेन देन या वितरण में सहायता प्राप्त हो सकती है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंकों जैसे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं एवं उनके गुण, घातांक एवं करणी, लघुगणक, सरलीकरण, बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी फिर आता है शेषफल परमेय, इकाई, शतांश इत्यादि आधारभूत जानकारी होती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बोर्ड मास एक नियम होता है, सबसे पहले भाग, गुण वगैरह ऐसे। फिर आता है घातांक, लघुगणक, विभाजित नियम, लघुत्तम समापवर्तीय एवं महत्तम समापवर्तक संबंधी प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी ये जो क्वेश्चंस है ये यहाँ से लेके बोर्ड मास से लेके ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSET UPSC। फिर आता है सेकंड नंबर पे अंकगणित। इस भाग में प्रतिशत एवं उसके गुण, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात व समानुपात तथा उसके गुण, साझेदारी तथा मिश्रण, समय, गति व दूरी जिसमें ट्रेन, नाव, धारा तथा घड़ी संबंधी प्रश्नों की अवधारणा भी शामिल है, और समय तथा कार्य जिसके अंतर्गत पाइप एवं होज, टंकी संबंधी प्रश्न आते हैं आदि विषय सम्मिलित होते हैं। यानी अंकगणित में इस प्रकार के जो इतने टॉपिक है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आए, बट हाँ इतने सालों में इन सभी टॉपिक से एक ना एक बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। फिर थर्ड नंबर पे है बीजगणित। थर्ड नंबर पे क्या है? बीजगणित। इस भाग में बहुपद, रैखिक समीकरण, 1, 2 एवं 3 चरों वाले द्विघातीय समीकरण श्रेणी जैसे एपी समांतर श्रेणी होती है, जीपी गुणोत्तर श्रेणी होती है, और एचपी होती है हरात्मक श्रेणी। महत्तम एवं न्यूनतम की आधारभूत जानकारी शामिल होती है। अब तक पूर्व वर्षों में बीजगणित से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए, यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस अब तक नहीं पूछे गए हैं, पर संभावना रहती है किसी भी ईयर में पूछ सकते हैं। यूपीएससी किसी भी ईयर में बीजगणित से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अब तक पूछे नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी छात्रों को ये सलाह दी जाती है कि वे बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं का भी ज्ञान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है रेखागणित तथा क्षेत्रमिति। रेखागणित के अंतर्गत क्या आता है? रेखागणित के अंतर्गत रेखाओं, त्रिकोणों, चतुर्भुजों, वृत्तों एवं उनके गुणों की आधारभूत जानकारी, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि जैसी विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमिति तथा बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इत्यादि आकृतियों के आयतन जैसे विषय
शामिल होते हैं। पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों में रेखागणित अथवा ज्यामिति संबंधी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यानी जो लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनमें मतलब पेपर्स हैं उनमें रेखागणित और ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अतः छात्रों को विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल एवं आयतन को ज्ञात करने हेतु आधारित सिद्धांतों एवं सूत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी जो फॉर्मूलाज वगैरह है, प्रिंसिपल्स है, इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। त्रिज्यखंड एवं खंड से संबंधित प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस खंड में आच्छादित क्षेत्रों को ज्ञात करने वाले प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है ना। इसके अतिरिक्त आपको इन आकृतियों के आयतन भी ज्ञात करना होता है, परिमिति तथा क्षेत्रफल से संबंधित सूत्रों को याद रखना चाहिए। यानी इस प्रकार के जो फॉर्मूलाज है उन्हें याद रखना जरूरी है। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर समतल क्षेत्र की अवधारणा का उपयोग किया जाना है और कहाँ पर कुल क्षेत्रों की अवधारणा का उपयोग किया जाना है। और लास्ट 5 नंबर पर आता है आधुनिक गणित। अब ये आधुनिक गणित कौन सी है अब अपन पढ़ेंगे। इसमें क्रमचय एंड संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, संभाव्यता, इसमें पासे को फेंकने के उदाहरण और समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी के आधारभूत तार्किक पहलू, समुच्चय एवं उभयनिष्ठ के उदाहरण हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपने 11th में मैथ पढ़ी है तो ये सारी के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं पहले से। इस भाग में क्रमचय एवं संचय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि पूर्व में इस विषय से मध्यम से उच्च कठिनाई स्तर तक के 1 या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी जो प्रीवियस पेपर्स है उनमें इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है। आधारभूत गणना खंड के प्रश्नों को हल करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस में महारत हासिल करनी है तो आपको लगातार अभ्यास करना होगा, रिवीजन करना होगा। और छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि वह समस्या के समाधान को तब तक नहीं देखें जब तक उन्हें उनका समाधान खुद ही नहीं मिलता हो। इसके अलावा समाधान देखने से पहले कम से कम 2 से 3 बार प्रश्नों को स्वयं हल करके देखने संबंधी अपनी अभिव्यक्ति को जागृत करना होगा। यानी इसमें जो आप क्वेश्चंस के लिए अभ्यास करते हैं तब आंसर तब तक नहीं देखना है जब तक आप 2 या 3 बार उस क्वेश्चंस को खुद हल नहीं कर लेते। इसके अलावा समाधान देखने से पहले कम से कम 2 से 3 बार प्रश्नों को स्वयं हल करके देखने संबंधी अपनी अभिव्यक्ति जागृति, इस प्रकार की रुचि जागृत कीजिए। साथ ही व्यक्ति को दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न का समाधान करने की तकनीक सीखनी चाहिए अथवा विकल्पों को अलग करते हुए प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। अब आता है यूपीएससी की सीसेट में जो 2nd नंबर पर आता है बोधन के बाद। पहले हमने बोधन पढ़ा, बोधन में 5 बोधन के प्रकार, बोधन के बाद आधारभूत गणना पढ़ी। आधारभूत गणना के बाद अपन ने उसमें 5 टॉपिक पढ़े कि आधारभूत गणना में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। उसके बाद अब आधारभूत गणना के बाद कौन आएगा, समकों की व्याख्या एवं पर्याप्तता। समकों की व्याख्या एवं पर्याप्तता, ये समकों की व्याख्या एवं पर्याप्तता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें आता क्या है देखते हैं। इस खंड के अंतर्गत आने वाले आंकड़ों को तालिकाओं, आरेखों तथा लेखा चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यानी इसमें कुछ तालिकाएं, आरेख, लेखा चित्र, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आंकड़ा विश्लेषण खंड में प्रश्न तालिकाओं, दंड आरेखों, रेखा आरेखों, वृत्त चित्र, संयुक्त आरेख इत्यादि के रूप में प्रदर्शित आंकड़ों पर आधारित होते हैं और छात्रों को आंकड़ों का विश्लेषण करने एवं दिए गए आंकड़ों के संदर्भ में ही
प्रश्नों का समाधान करने की आवश्यकता होती है। आंकड़ा विश्लेषण खंड में मुख्यतः 3 तरह के प्रश्न होते हैं, जैसे गणना, गणनांक, गणनांक, तर्क आधारित प्रश्न, यानी गणना, गणनांक एवं तर्क आधारित प्रश्न। अब इसमें भी कुछ अलग से पार्ट होते हैं कि इनमें भी कौन कौन से टॉपिक पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो इस प्रकार है। सबसे पहले होता है गणना आधारित। इसमें क्या होता है कि इन प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें गणितीय गणना करनी पड़ती है, गणितीय गणना। और गणनांक आधारित प्रश्नों में हमें कुछ निश्चित अवरोधों का अनुसरण करते हुए गिनती करनी पड़ती है। तर्क आधारित प्रश्नों में पूछे गए प्रश्न को सुलझाने के लिए एक से अधिक अवरोध दिए रहते हैं। गया। उसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, यह खंडों में विभाजित एक वृत्तीय चार्ट होता है जो कि अनुपात को प्रदर्शित करता है। यानी ये पाई चार्ट किसको प्रदर्शित करता है, अनुपात को। प्रत्येक खंड का चाप इसके द्वारा निरूपित की जाने वाली मात्रा के समानुपाती होता है। ये एक समय में एक बिंदु के संभावित अनुपातिक संबंधों को हस्तांतरित करता है। वृत्त चित्र के विभिन्न खंडों में दिए गए आंकड़ों की तुलना करना अथवा विभिन्न खंडों के आपसी आंकड़ों की तुलना करना कठिन है। इसके बाद आते हैं दंड आरेख। दंड आरेख, इस प्रकार के प्रश्नों में आयताकार दंड दिए गए होते हैं जो कि उनके द्वारा प्रदर्शित मूल्यों के समानुपाती होते हैं। इसके बाद आता है रेखा चार्ट। रेखा चार्ट क्या होता है, ये एक तरह का ग्राफ होता है। ये दी गई सूचनाओं को आंकड़ों की श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित करता है जो कि रेखा खंडों द्वारा प्रदर्शित होती है। ठीक है। इसके बाद आता है आयत चित्र। आयत चित्र यह एक आरेखीय निरूपण होता है। यह आंकड़ों के वितरण के दृश्य प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यह सतत चरों के संभावित वितरण का एक अनुमान होता है। उसके बाद होता है समकों की पर्याप्तता। ये फिर समकों की पर्याप्तता आ गई। इससे संबंधित प्रश्नों के लिए दिए गए आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की आपकी योग्यता तथा संबंधित प्रश्नों को तेजी एवं सटीकता से समाधान करने का आपका कौशल अपेक्षित होता है। इस तरह के प्रश्नों के हल हेतु अंकगणितीय अध्यायों की बेहतर अवधारणा, अच्छी गणना, गति एवं निरीक्षण कौशल की आवश्यकता होती है। तो ये समकों की पर्याप्तता वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है निर्णय एवं समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम, निर्णय एवं समस्या समाधान। इसमें क्या होता है, यह खंड शर्तों एवं सूचनाओं के दिए गए समुच्चय के आधार पर प्रत्याशी की निर्णय लेने की क्षमता का मापन करता है। निर्णय निर्माण की किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करने की योग्यता से सभी निर्णय उन विशेष परिस्थितियों पर आधारित हैं जिनमें से लिए जाते हैं। गत 5 या 6 वर्षों में इस खंड से प्रश्न नहीं पूछे गए, यानी पिछले 5 या 6 वर्षों में इस जो निर्णय एवं समस्या समाधान है इसमें से प्रश्न नहीं पूछे गए, बट पहले पूछे गए हैं। तो किंतु ये सिलेबस का अंग है, यानी सिलेबस में तो ये दिया गया है क्योंकि पहले तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, अतः कभी भी इस खंड से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि 5 या 6 वर्षों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो अब कभी नहीं पूछेंगे, यूपीएससी पूछ सकती है। तो ये टॉपिक की भी तैयार करना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है निर्णय निर्माण। ये अंतर्व्यक्तिक कौशल का ही, देखिए,
मैं सबसे पहले बता रही हूँ निर्णय निर्माण के बारे में। निर्णय निर्माण क्या होता है? ये अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति को कौशलता का ही एक रूप होता है और ये प्रत्यक्षण बुद्धि के उपयोग, संवेग तथा स्व इच्छा पर आधारित होता है। वास्तविक जीवन में कानून एवं विधि व्यवस्था की परिस्थितियों अथवा प्रशासनिक कर्तनों पर आधारित प्रश्न तथा निर्माण की आचार संहिता एवं नैतिक आधारित इस क्षेत्र के परीक्षण के प्रमुख घटक है। फिर आता है समस्या समाधान। समस्या समाधान समस्या समाधान व्यक्ति का एक प्रमुख गुण है, ये अपन जानते हैं, और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके करियर को एक सही दिशा दे सकती है। एक सिविल सेवक अपने करियर में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से रूबरू होता है। कार्य के दौरान हम में से ज़्यादातर लोग जो कुछ भी करते हैं उसके मूल में कोई न कोई समस्या मौजूद होती है, ये हम सब जानते हैं। या तो आप आम जनता के लिए समस्या का समाधान कर रहे होते हैं या फिर उन्हें समस्या को सुलझाने में मदद कर रहे होते हैं। जिन समस्याओं से आपको सामना होता है वे बड़ी या छोटी, सरल या जटिल और कठिन अथवा आसान हो सकती है। समस्या की प्रकृति से परे या उस पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक प्रशासनिक सेवक की भूमिका का एक मूलभूत कार्य उन समस्याओं को किसी तरह से हल करना होता है। अतः एक आत्मविश्वासी समस्या समाधानकर्ता बनना आपकी सफलता के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। फिर इसमें 3rd नंबर पर आता है अंतर्वैयक्तिक एवं से संप्रेषण कौशल। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रशासनिक सेवक का अंतर्वैयक्तिक कौशल उसकी सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित होता है। इसके लिए निदान, विश्लेषण एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता पड़ती है। हो गया अंतर्वैयक्तिक एवं से संप्रेषण कौशल। और उसके बाद आती है सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग। सामान्य मानसिक योग्यता के खंड में मौखिक तार्किकता संबंधी प्रश्न शामिल होते हैं। मौखिक तार्किकता से तात्पर्य उस तर्क क्षमता से है जिससे शाब्दिक रूप से संरचित समस्याओं का समाधान कराने में मदद मिलती है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति की संरचनात्मक चिंतन क्षमता, उसकी तार्किक विश्लेषण क्षमता को मापना होता है। इसके अंतर्गत पहली पासा, दृष्टि तर्क, वर्ण संख्या तर्क, संख्या श्रृंखला, तार्किक संख्या, वर्णक्रम, आरेखीय व्यवस्था, कूट संबंधी प्रश्न शामिल होते हैं। इन प्रश्नों के समाधान हेतु प्रत्याशी को किसी औपचारिक या विशिष्ट नियम को सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए महज सहज ज्ञान एवं विश्लेषणात्मक बौद्धिकता की आवश्यकता होती है। कर्म व्यवस्था पर आधारित प्रश्न पर रेखीय तथा वृत्तीय कर्म व्यवस्था पर आधारित होते हैं। रक्त संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए रिश्तों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दिशा संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। निरंतर अभ्यास से इन प्रश्नों को हल करने की गति बढ़ाई जा सकती है। तो आज का हमारा वीडियो वो कंप्लीट होता है और आगे की क्लास में CSET के लिए ही डालूँगी। CSET के लिए क्लास डालूँगी कि CSET की तैयारी में, जैसे कि फर्स्ट हमारा टॉपिक था बोधन के लिए कल मैं एक क्लास डालूँगी। जय हिंद, जय भारत।